नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफ़ी का। यहाँ ज्योग्राफ़ी लिख लीजिएगा आप, है ना। आज ज्योग्राफ़ी का क्वेश्चन होने वाला है आपका। चलिए, आज होगा टेस्ट नंबर 21। तो अगर इसके पहले वाला जो भी टेस्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आई बटन में भी यहाँ पर दे देंगे, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका फुल डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये डेली आपका टेस्ट होता है 9 बजे से, तो आप लोग लाइव क्लास ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये आपका देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ डेली करेंट अफेयर आपको मिलते रहता है। तो यहाँ पर करेंट अफेयर और भी जो कुछ भी न्यूज न्यूज आते रहता है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसका पीडीएफ आप चाहिए तो बहुत सारा पीडीएफ आपको, जितना भी टेस्ट हुआ है सारा पीडीएफ हमारा इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन से भी अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम में जा के अगर आप सर्च करते हैं करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। और ये हमारा फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाई मुकेश कुमार, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, करियर पॉइंट बाई मुकेश सर। तो ठीक है, इसे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करें ताकि और भी आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो भी प्रश्न होगा यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि खारदुंगला पर्वत दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, डी नंबर है सिक्किम। तो खारदुंगला पर्वत जो दर्रा है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है। चलिए अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर देखिए और इसके साथ आपको यहाँ पर नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, तो आप आंसर के साथ साथ आप यहाँ पर नोट्स भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। और खारदुंगला जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर है दूसरा। दूसरा सवाल है कि ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। तो ताप के अंतर का उपयोग किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। मॉनसून के लिए, जेट स्ट्रीम के लिए, चक्रवात के लिए या मरुस्थलीय तूफान के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना अपना आंसर जवाब देते चलिएगा। मैं इसका चलिए आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉनसून के लिए, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इसका हम नोट्स देख लेते हैं कि मॉनसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र में असमान ताप के कारण होता है। स्थल में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब कम होता है, जबकि जलीय क्षेत्र में दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है और वायु क्या होता है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जो हवाएं चलती है वो कैसे चलती है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर ये हवाएं चलती है। चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर थर्ड। प्रश्न कह रहा है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र जो हैं ये किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए आपका ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर दे दिए हैं। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इस आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट्स क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए जितना भी नोट्स यहाँ पर दिया है ना, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहीं से आपको प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर है 4। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है। तो पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है आपका तिब्बत का पठार,
बोलिवियन पठार, मालवा का पठार या लद्दाख पठार। तो पिगमोंट पठार कौन सा हो जाएगा? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। पिगमोंट पठार जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मालवा का पठार, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। यानी पिगमोंट पठार की एक ओर पर्वत होता है और मालवा पठार भी पिगमोंट पठार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालवा का पठार। और मालवा का पठार अगर आप देखते हैं मानचित्र में तो आपको देखिए अरावली पर्वत है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार, उसके बाद है विंध्य की श्रेणी, फिर है आपको नर्मदा नदी, और फिर है आपको सतपुड़ा पर्वत, फिर है ताप्ती नदी। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 5। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि आपको दिख सके। 5 नंबर सवाल है दोस्तों कि दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों का व्यवस्थित करना है ना। किधर कह रहा है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। आपको पता है कि ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, और ये साइड होता है आपका वेस्ट। तो दक्षिण से नॉर्थ की ओर बताना है आपको, यानी कि ये जो बंदरगाह दिया गया है ये भारत के बंदरगाह हैं, तो कौन सा हो जाएगा? अब देखिए, बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन जल्दी से देखिए और इसका आंसर देने का आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा कोचिन, तिरुवनंतपुरम, फिर हो जाएगा कोचिन, फिर हो जाएगा कालीकट, फिर हो जाएगा मंगलोर। ठीक ना? यानी कि उपरोक्त बंदरगाहों के दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम यही होगा। तिरुवनंतपुरम ये भी तमिलनाडु, सॉरी केरल में है, कोचिन भी आपका केरल में है, कालीकट भी केरल में है, और मंगलोर जो है ये कर्नाटक में है। तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामग्ये लहत से कहा जाता है? बताइए किस मठ को कहा जाता है दोस्तों गलदे नामग्ये लहत से? ऑप्शन है हेमिस मठ, तवांग मठ, बोमडिला मठ या नामद्रो लिंग मठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसको कहा जाता है? तवांग मठ को कहा जाता है। तवांग मठ, यानी तवांग जो है ये भारत और एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक गिना जाता है, और ये तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार भी माना जाता है। यह मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोमेद हो गया, चाक है, और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गोमेद, चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। आपका आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। इस प्रकार के जो पाया जाता है वो तमिलनाडु में। और इसका देखिए नोट्स आपको दिया गया है कि गुजरात भारत में गोमेद, चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गुजरात फ्लोराइट, फायर क्ले, सिलिका, सैंड, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको नोट कर लेना है। अगला जो सवाल है सवाल नंबर है 8। कह रहा है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या कर्नाटक। तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर अपना दे चुके हैं। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और ये भारत के कुल उत्पादन का दोस्तों 50% उत्पादन अकेले करता है उड़ीसा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर है आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है जादूगोड़ा, तुम्मालापल्ले, पिचली या फिर दलभूम। आंसर क्या होगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये है आपको झारखंड राज्य में है ना? तो ये झारखंड में पड़ता है, आपको याद रखिएगा। भारत की पहली यूरेनियम खाद्यान्न जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूम जिले में है। तो ये भी आपको सिंहभूम भी आपको ऑप्शन में कभी कभी दिया जाता है। और कह रहा है कि जबकि तुमल्लापल्ले यूरेनियम खाद्यान्न आंध्र प्रदेश में स्थित है।
पिछली खाद्यान्न बिहार के गया में स्थित है। तो ये पिछली खाद्यान्न कहाँ है? गया में है। और दलभूम खाद्यान्न भी झारखंड के सिंहभूम जिला में स्थित है। ठीक है, तो ये नोट्स आप देख लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, सवाल नंबर 10। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताबा मठ किस राज्य में स्थित है? ताबा एक मठ है ना। और ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। आंसर नंबर बी, यानी कि ताबो मठ जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्पीति घाटी में ये पड़ता है। और 3050 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, ताबो मठ, है ना। याद रखिएगा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11। प्रश्न है कि शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, शरावती एक नदी भी है और ये बहती है आपको कर्नाटक में। तो आपका तो आंसर क्लियर हो गया होगा कि शरावती जो परियोजना है ये कर्नाटक में होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, है ना। ये कर्नाटक में है। और शरावती नदी जो है पूरी तरह से कर्नाटक राज्य में बहती है। और भारत का प्रसिद्ध जोग गरसोपा जो जलप्रपात है इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे प्रसिद्ध जो आपका जलप्रपात है जोग प्रपात, ये किस नदी पर बना है? तो शरावती नदी पर। जोग प्रपात को गरसोप्पा प्रपात भी कहते हैं, तो ये भी पूछा जाता है ना। गरसोप्पा इसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो असम, अरुणाचल की सीमा तो लगती है, नागालैंड भी लगती है, मणिपुर भी लगती है, और एक राज्य और है जिसकी सीमा लगती है, वो है आपका मिजोरम। असम की सीमा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, यानी कि असम। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की थल सीमा म्यांमार से लगती है। याद रखिएगा 4 राज्य ये सीमा बनाती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा म्यांमार से लगती है। तो ये भी बातें आप याद रखना है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 13। कह रहा है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? आपको पता है कि जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो पिता हैं वो आपको भारत में है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगर तो ये क्योंकि ये भारत पूछा जा रहा है तो यहाँ भारत हो जाएगा। अगर इंटरनेशनल पे पूछता तो हो जाता नॉर्मन बोरलॉग, है ना। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं, है ना। तो ये बातें याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। देखिए आंसर दिया है आपका बी नंबर। तो यहाँ पर आंसर ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिनोट करना चाहिए था कि ये जो हरित क्रांति का पिता है ये भारत में किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। इंटरनेशनल स्तर पर किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल के बारे में दे दिया है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से समझ गए कि नॉर्मन बोरलॉग ये थे आपका यूएसए के। और भारत में कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। यानी कि दूध क्रांति, वर्गीज कुरियन। सफ़ेद क्रांति मतलब कि दूध की क्रांति, है ना। चलिए अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर है आपका 14। प्रश्न कह रहा है कि यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे? देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और मैं कई बार इस ऐसा प्रश्न आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो भारत है ये लंदन से कितना आगे है दोस्तों? तो 5.5 घंटा ये आगे है। ठीक है, भारत कितना आगे है? 5.5 घंटा, यानी प्लस 5.5 घंटा। क्यों? क्योंकि भारत पूर्व में स्थित है ना। लंदन के, मान लीजिए लंदन ये है तो लंदन के किधर है? भारत पूर्व में है। और कितना पूर्व में है? तो 82.5 डिग्री पूर्व में है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में है। 1 डिग्री पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? 5.5 घंटा। तो यही 5.5 घंटा जो होता है भारत प्लस में है, क्योंकि जो भी देश पूर्व में है वो प्लस रहेगा, यानी कि उसका समय जुड़ जाता है। और जो पश्चिम में होगा उसका समय घट जाता है। तो ये बातें आपको नोट कर लेना है।
ठीक है। तो ये चीज़ अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दें कि ये सुबह 4:30 बजेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि यानी कि यहाँ पर 10 बज रहा है, तो अब 10 बज रहा है तो इसमें अगर 5:30 अगर आप माइनस करिएगा, है ना, सुबह का 10 बज रहा है, इसमें अगर 5:30 अगर माइनस कर दीजिएगा तो 4:30 बज जाएगा। ठीक है, सुबह का कितना बज जाएगा? 4:30, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। सीधा सिंपल 5.5 घंटा माइनस कर देंगे इसमें, बस, और कुछ नहीं है ना। बस ये चीज़ तो मैंने बहुत बार आप लोगों को समझा दिया। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, है कि नहीं। चलिए, कह रहा है कि इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से 5.5 घंटा पीछे है ना। तो ये ध्यान आप रखिएगा, भारत आगे है लेकिन ग्रीनविच कितना है? पीछे है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रीनविच क्या कर रहा है? भारत के मानक समय से पीछे है, और भारत जो है ग्रीनविच टाइम से आगे है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न है आपका सवाल नंबर 15 कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पोलावरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और चलिए, इसके बारे में नोट्स हम देख लेते हैं कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है ना। याद रखिएगा, गोदावरी जिला। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है ना, ध्यान रखिएगा। और इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? 2004 में, और यह 2019 में कार्यशील होगा। ये इस प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट, यानी कि 2019 से ये बनकर के तैयार हो जाएगा। और यहाँ विद्युत का उत्पादन कितना किया जा रहा है? तो 960 मेगावाट। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 16। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हो जाएगा आपका NH 44, है ना। NH 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये जो 44 है, इसी को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको विस्तार करके इसको 44 कहा जाने लगा। और ये जो राजमार्ग है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, यानी कि जो नॉर्थ में शुरू होती है ना, और बिल्कुल साउथ तक जाती है, इसीलिए वजह से ये सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 17। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको पता है, सिंपल ही कर्नाटक में होता है ना। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। और अगर काजू पूछे, है ना, काजू का भी उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में ही होता है। ठीक है, तो कॉफ़ी और काजू दोनों कर्नाटक हो जाएगा। कह रहा है कि कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके बाद किसका स्थान आता है? तो केरल का आता है, और तमिलनाडु का आता है। तो दूसरा नंबर केरल, तीसरा नंबर तमिलनाडु। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा बोर महसूस ना करें। स्लो चलने पे थोड़ा सा बच्चे कुछ बोर हो जाते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो भी जा करके देख सकते हैं। सेटिंग में आप जाइएगा, यहाँ पर 3 डॉट में, आप वहाँ से स्लो भी कर सकते हैं। कह रहा है कि मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? मेघालय कब बना था बताइए, है ना। ऑप्शन है 1970, 1971, 72 या 73। तो मेघालय जो बना था इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। 1972 में ये मेघालय राज्य बना था आपका, और ये असम का भाग था। पहले किसका भाग था ये? तो असम का भाग था, ये भी याद रखिएगा। और 21 जनवरी 1972 को ये खारी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलकर मेघालय का निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया जो हिल है, ये जो पहाड़ी है, ये कहाँ है? तो ये मेघालय में है। ठीक है, और यही जो तीनों हिल जो है ना, ये तीनों मतलब कीप नुमाकृति होने की वजह से जब यहाँ मानसून जब आती है तो यहाँ से जल्दी निकल नहीं पाती है। और मासिन राम यहीं पर है जहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होता है आपका, तो याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 19। कह रहा है कि भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है ना। क्या कह रहा है कि एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी ये कहाँ है? ऑप्शन देखिए है बाराटांग द्वीप, बेरेन द्वीप या कार निकोबार या हेवलॉक द्वीप। आंसर क्या होगा? चलिए, आप लोग आंसर अपना अपना जवाब दे दीजिएगा, और उसके बाद देखते हैं इसका आंसर। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि बाराटांग द्वीप। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है।
कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है, बाराटांग द्वीप में। और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? जलकी कहते हैं, है ना। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी है, यही है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यही है मटमैला ज्वालामुखी, है ना। नाम थोड़ा सा हटपटा है। चलिए अगला प्रश्न है आपको कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? क्या होगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। कांगेर जो घाटी है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा कब घोषित किया गया था? 1982 में। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है कि सिंधु नदी, है ना, नदी से है कि सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? बताइए सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी भी कहाँ से निकल रही है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी एक और सहायक नदी है जो भी मानसरोवर से ही निकलती है। ऑप्शन देखिए, ब्यास नदी, झेलम नदी या सतलज नदी या रावी नदी। क्या होगा आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी भी जो निकलती है वो मानसरोवर के बगल से ही निकलती है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। यानी कि सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, और यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकिले दर्रे में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 22 नंबर है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए तुलबुल, है ना, तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या ब्यास नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका झेलम नदी, है ना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, और ये झेलम नदी कहाँ बहती है? तो जम्मू कश्मीर में, है ना। तो ये भी पूछा जाता है, राज्य भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, झेलम नदी पर। अगला जो सवाल है सवाल नंबर है आपका 23, है ना। क्वेश्चन है कि कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? बताइए कयाल नामक जो भौगोलिक संरचना है ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो जाएगा? कयाल नामक भौगोलिक संरचना कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है ना, केरल में पाई जाती है कयाल नामक। केरल कहाँ है? देखिए ये है केरल राज्य, है ना। तो याद रखिएगा केरल में पाई जाती है, और कयाल जो है केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्नामदा कयाल में आयोजित की जाती है। तो देखिए एक नया क्वेश्चन आपको मिला कि नेहरू ट्रॉफी का जो आयोजन किया जाता है ये पुन्नामदा कयाल क्षेत्र में ही आयोजित किया जाता है, और ये केरल में है। देखिए अगला जो सवाल है सवाल नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी, माही नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? क्या होगा? अमरकंटक से निकलती है आपको, एक तो अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है ना। यहाँ से देखिए एक नदी निकल जाती है इधर, इसको कहते हैं नर्मदा नदी, है ना। और एक नदी चल जाती है नॉर्थ की ओर, उसको कहते हैं सोन नदी। तो ये याद रखिएगा, है ना। एक नदी जाती है नॉर्थ की ओर, उसे सोन नदी, एक नदी जाती है पश्चिम की ओर, उसे नर्मदा नदी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? तो नर्मदा नदी। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। तो ताप्ती और नर्मदा दोनों याद रखिएगा, दोनों एमपी के, और ताप्ती निकलती है एमपी के बैतूल जिला से। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी से ये निकलती है, बैतूल जिला में पड़ता है। और बैतूल नदी जो है ये विंध्य श्रेणी से निकलती है, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। देखिए सॉरी, बेतवा नदी, बेतवा के बारे में भी पूछा जाता है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्य श्रेणी से निकलती है, और यमुना की सहायक नदी है। देखिए आपको बता दें कि बेतवा ये विंध्य श्रेणी कहाँ पर है ना। ये आपको अरावली है, अरावली के बाद मालवा का पठार, उसके बाद आपका विंध्य श्रेणी, तो यहीं से निकलती है आपको कौन सी नदी? बेतवा नदी। और ऐसे बहकर जाकर के मिल जाती है किसमें? तो यमुना नदी में, यमुना नदी की सहायक नदी हो जाती है ये। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 25। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? रानी, है ना, याद रखिएगा अरब सागर की रानी कहा जाता है। वाह वाह। तो ऑप्शन है आपका विजांग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह।
देखिए पारादीप तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो कोच्चि हो सकता है, मुंबई हो सकता है, विजांग हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। यानी कि कोच्चि कहाँ है? तो केरल में है ना। तो आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये केरल का जो कोच्चि बंदरगाह है कैसा है, तो ये प्राकृतिक है, इसको मैंने नहीं बनाया, इसको प्रकृति ने बनाया। ठीक है, यह वेम्बनाड कयाल में स्थित है। चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 26। प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा है ये किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन देखिए है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल। सर्वाधिक लंबी यहाँ पर लिखना चाहिए है ना, सर्वाधिक लंबी सीमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है दोस्तों ये सबसे लंबी सीमा आपको भारत बनाता है और 4096 किलोमीटर इसका सीमा बनाता है। तो याद रखिएगा, भारत की कुल अगर स्थल सीमा पूछे तो 15,200 है ना, 15,000 जो है 200 किलोमीटर। यहाँ 15,106.7 लिखा है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा 15,200, याद रखिएगा। और इसमें भारत के 92 जिला, 17 राज्य शामिल है। और भारत की जलीय सीमा जो है वो 7516.6 किलोमीटर है, जलीय सीमा। अब देखिए स्थलीय और जलीय के मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। देखिए इधर है आपको अरब सागर है ना, इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो इधर जल है, इधर जल है, तो इधर ये तो हो गया जलीय सीमा है ना, ये वाला क्या क्षेत्र हो गया? जलीय सीमा। लेकिन इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितना है? 15,200। और जलीय सीमा कितना है? तो 7516.6। तो ये बातें आपको याद रखना है। और इसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। कितना बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है? तो 4096 किलोमीटर है ना, 4096.7। कहीं कहीं छो भी मिलता है, कहीं कहीं 7 मिलता है, तो याद रखिएगा 4096 सिंपल याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि चीन के साथ, भारत की जो चीन के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी है? तो 3,323 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ लंबी है? तो वो है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाती है आपको, है ना, याद रखिएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 27। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए पौधा के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या गाद युक्त मिट्टी? तो आंसर क्या हो जाएगा? पौधों के विकास के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो होती है आपकी दोमट मिट्टी। ये बातें नोट कर लेना है। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग को इतना मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द हम आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोग को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैप के द्वारा जब उस पर पढ़ाएंगे समझाएंगे ना, तो और ज़्यादा आपको फेस टू फेस आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा मदद कीजिए, है ना। और ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोग को पढ़ा सकूं डिजिटल बोर्ड पर ख़रीद के, क्योंकि डिजिटल बोर्ड खरीदने बहुत ज़्यादा प्राइस लगता है उसमें, है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है ना। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज भी पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए पौधे का विकास जो सबसे अधिक होता है वो आपका किस में होता है? तो वो होता है दोमट मिट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। और ये क्षेत्र है आपका उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? अब बताइए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये जो तीन जो आपका दिया गया है ऑप्शन, तीन में से कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्या होगा आपका? तो आपका आंसर जो हो जाएगा केवल 1 और 2 में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होता है। यानी कि आपका देखिए ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, तो ये सब क्षेत्रों में पाया जाता है बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। लगभग 200 से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप, उत्तर पूर्वी राज्य, है ना, और पश्चिमी घाट, तो ये सब क्षेत्रों में आपको कौन सी वर्षा होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न कह रहा है कि पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है?
तो पुष्कर घाटी से निकलती है लूनी नदी और ये समाप्त कहाँ होती है, तो कच्छ के रण में, है ना। आज सुबह ही पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया गया था जो लूनी नदी है ये कच्छ के रण में जाकर के क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और कहाँ से निकलती है, तो पुष्कर घाटी से निकलती है, तो ये याद रखिएगा, यानी कि कच्छ के रण में। और लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है, अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी में होता है। यह नदी कच्छ के रण में दलदल के युक्त क्षेत्र में खो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर है 30, कि चिड़िया लोह खाद्यान्न कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताइए, चिड़िया लौह खाद्यान्न कॉम्प्लेक्स जो है किस राज्य में स्थित है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा, चिड़िया लोह खाद्यान्न जो कॉम्प्लेक्स है ये है आपका झारखंड में, है ना। कहाँ पड़ता है, झारखंड में है। और चिड़िया झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है, याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम में। और चिड़िया जो है लोह खाद्यान्न भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खाद्यान्न वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लौह अयस्क मौजूदा भंडार है। इस खाद्यान्न में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। तो किसके द्वारा काम किया जाता है, भारतीय स्टील प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31। प्रश्न कह रहा है कि मंगल, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, मंगल जो है इस शब्द जो है किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जलीय पौधे, अलगल पौधे, या फिर मैंग्रोव पौधे, या फिर भूमध्य सागरीय पौधे। तो मंगल शब्द का प्रयोग जो किया जाता है आपका मैंग्रोव वन के लिए किया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन के लिए मंगल शब्द का प्रयोग। देखिए नया वर्ड आप लोगों को सुनने को मिला यहाँ पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंग्रोव जो है एक किस्म का झाड़ी नुमा पौधा होता है और इस प्रकार की वनस्पति जो है दलदल युक्त क्षेत्र में देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप सुंदरवन जाते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो सुंदरवन का जो डेल्टा का निर्माण होता है, वहाँ जो जंगल है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंग्रोव वन, और उसको मंगल नाम से पुकारा जाता है। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर है 32। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लौह लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है। अब देखिए, लोहे तत्व की मात्रा के आधार पर, है ना, यानी कि सबसे अधिक लोहे की मात्रा किस में होगा। ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट। तो सबसे अधिक जो लौह तत्व वाला होता है वो होता है आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, जैसे कि कोयला में सबसे अधिक क्या होता है, एंथ्रासाइट, है ना, सबसे महत्वपूर्ण होता है एंथ्रासाइट। उसी तरह से लोहा में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है मैग्नेटाइट, है ना। और मैग्नेटाइट के बाद किसका स्थान है, हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और लास्ट में है सीडेराइट। तो सबसे खराब लोहा जो होता है वो होता है सीडेराइट। ठीक है, और सबसे अच्छा कौन होता है, तो मैग्नेटाइट। ठीक है, गुणवत्ता में थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है इसमें। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 33। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे भाई एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन इसको जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर करें ताकि आप सभी के लिए और भी मेहनत किया जा सके। ठीक है, आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा और भी हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है। बताइए, सुंडा ट्रेंच जो है ये किस सागर महासागर में स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अरब सागर। तो सुंडा जो ट्रेंच, या फिर इसी को कहा जाता है सुंडा गर्त, है ना, सुंडा गर्त भी इसको कह सकते हैं। तो सुंडा जो गर्त है या ट्रेंच है ये आपको पड़ता है हिंद महासागर का, और हिंद महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र ये होता है ना, सबसे गहरा क्षेत्र है ये हिंद महासागर का, याद रखिएगा। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। देखिए एक नया वर्ड आ गया, इसी को कहते हैं जावा ट्रेंच। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो इंडोनेशिया में है, सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर आपका 34। कह रहा है कि अमरावती और अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी है और ये किसकी सहायक नदी है। जब नदी में पढ़ाया हूँ तो उसमें आपको अमरावती के बारे में, भवानी के बारे में, हेमावती के बारे में आपको बताया जा चुका है, काबिनी के बारे में बताए हैं। तो ये किसकी सहायक नदी है बताइए। अगर आप नदी नहीं पढ़े तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, आपको पूरे मानचित्र के द्वारा वहाँ पर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ाया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा कावेरी नदी। ये जो नदियाँ हैं दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी जो नदी है ये पश्चिमी घाट में कर्नाटक से निकलती है, याद रखिएगा। और कर्नाटक में कहाँ से निकलती है, तो कूर्ग से निकलती है।
ठीक है। कुर्ग या फिर ये निकलती है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी भी यहीं पर है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, तो कुर्ग या कहिए या फिर ब्रह्मगिरी कहिए, दोनों यहीं पर है और यहीं से निकलती है। और इसकी लंबाई याद रखिएगा 765 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 35। 35 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी, है ना, यानी कि निगेटिव पॉइंट चला गया था, है ना, निगेटिव हो गया था यानी कि घट गया था, तो वो किस दशक में हुआ था। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर क्या, आंसर नंबर हो जाएगा आपका 11 से 21 में। देखिए जब 21 का जनगणना हुआ 1921 का, तो जनसंख्या क्या हो गया, घट गया, और इसी को कहा जाता है महाविभाजक वर्ष, है ना, महाविभाजक वर्ष इसको कहा जाता है 1921 ईस्वी को। यानी कि जनसंख्या जो था 1911 में, और जब 1921 में जनगणना हुआ तो ये क्या हो गया दोस्तों, कम गया जनसंख्या, इसीलिए कहा जाता है महाविभाजक। ठीक है। और जनगणना कितने वर्ष पे होता है, तो जनगणना जो होता है ये 10 साल पर होता है, 10 साल पे होता है, याद रखिएगा। प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना कब शुरू हुआ, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बारे में कहा गया है कि 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफ़ी स्थिर थी, और इस कारण से 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर क्या रही, नकारात्मक रही। तो चलिए हम लोग, ये हो गया 35 प्रश्न। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, 35 प्रश्न ही आज आप सभी के लिए लाया गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको 9 बजे से टेस्ट का मज़ा मिल सके। ठीक है, इसी प्रकार से हम आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहते हैं और आप सभी का ज्ञान वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।